हे हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री टॉक। कैसे आप? तो देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एरोमेटिसिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें मैं बहुत सारे टॉपिक एक साथ डिस्कस करने आ रहा हूँ। जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पाई इलेक्ट्रॉन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, फिर हम pyridine, पायरॉल और फेरिन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। हम उनका हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे। यूजुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स में पढ़ाया जाता है, बट हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि लोन पेयर कैसे इन्वॉल्व होता है, नहीं होता है। फिर हम यहाँ पे इमेडाजोल के बारे में देखेंगे, हम यहाँ पे कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। देन हम यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर देखेंगे कि हकल बॉन्ड क्या होता है, नॉन हकल बॉन्ड क्या होता है, हकल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉन हकल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, इसको आप प्लीज लास्ट तक देखिएगा एंड काफी कुछ इन्फॉर्मेटिव चीजें आपको यहाँ से एरोमेटिसिटी के बारे में पता चलेंगी। सबसे पहली बात, जब हम एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो हम सबको पता है कि हम पाई बॉन्ड जो होता है हमारे पास, ये जो डबल बॉन्डेड सिस्टम होता है, जहां पर भी कभी भी मान लीजिए अगर मेरे पास ए है और एक बी है, अगर इन्होंने कभी भी डबल बॉन्ड बनाया हुआ है तो एक आपका सिग्मा बॉन्ड होता है, दूसरा आपका पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड तब बनता है जब आपके पास परपेंडिकुलर ऑर्बिटल्स होती हैं, इस तरीके से जो है परपेंडिकुलर ऑर्बिटल, जो कि पी ऑर्बिटल्स होती हैं, अनहाइब्रिडाइज्ड परपेंडिकुलर ऑर्बिटल। और जो सिग्मा बॉन्ड बनता है वो ऐसे आमने सामने वाला हेड ऑन कोलिजन से ये सिग्मा बॉन्ड होता है, और इस तरीके से जो बॉन्ड बनता है हम इसको पाई बॉन्ड कहते हैं। पाई बॉन्ड कहने के लिए हमें यहाँ पे हमने दो दो ऊपर नीचे बनाया हुआ, लेकिन वो एक ही बॉन्ड होता है, जिसको आप ए डबल बॉन्ड बी इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, एक सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा और एक आपका पाई बॉन्ड हो जाएगा। ऐसे में समझना कि ये ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। ये एक ऑर्बिटल है, ऊपर वाली और नीचे वाली, ये एक ऑर्बिटल है, और ये आधा हाफ पाई बॉन्ड यहाँ पर होगा और हाफ पाई बॉन्ड यहाँ पर होगा। इस तरीके से पाई बॉन्ड बनता है। अब समझने वाली बात यह है कि जब भी आप सिग्मा बॉन्ड की बात करते हो तो एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा। वैसे ही जब आप पाई बॉन्ड की बात करोगे, एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा। तो जब भी कहीं पर भी एक पाई बॉन्ड इन्वॉल्व होता है, मतलब वहां पर आपका एक दो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। तो कहीं पर भी अगर आपको डबल बॉन्ड दिखाई देता है, व्हेनेवर यू सी ए डबल बॉन्ड, मान लीजिए अगर ए है डबल बॉन्डेड बी आपको दिखाई दे रहा है, मतलब वहां पे हम दो पाई इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे। जैसे यहाँ अगर मैं आपको देख के बताऊं, मुझे दो डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, तो दो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएंगे, दो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएंगे। डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट करता है दो इलेक्ट्रॉन, ये हमेशा याद रखना। एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका। तो ये सबसे पहला रूल है एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में। जब भी हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन को कैसे कैलकुलेट करना है, तो ये इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि जब आपने लास्ट वीडियो अगर देखा होगा, तो जब हम हकल रूल्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं, एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, तो हम वहाँ पे ये कैलकुलेट करते हैं कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। अगर दो पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो एरोमेटिक होगा, अगर चार पाई इलेक्ट्रॉन है एंटी एरोमेटिक होगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो एरोमेटिक होगा। हमने ये भी देखा था एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक एक ही बात होती है, सारे रूल सेम होंगे, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन में फर्क आता है। नॉन एरोमेटिक वो होते हैं जो या तो कॉन्जुगेशन नहीं दिखाएंगे या तो वो नॉन प्लेनार होते हैं, उनको हम नॉन एरोमेटिक एक अलग ही कैटेगरी आ जाती है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसीलिए ये जरूरी होता है समझना कि अगर आप पाई इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट कर रहे हो तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। अब यहाँ पे पहला रूल है डबल बॉन्ड वाला। अगर कहीं ट्रिपल बॉन्ड भी होगा ना, ए है, ट्रिपल बॉन्ड बी है, फिर एक सिंगल बॉन्ड सी है, फिर कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड डी है, तो अब यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करोगे एरोमेटिक कंपाउंड जब हम हकल रूल, तो यहाँ पर भी दो पाई इलेक्ट्रॉन ही कैलकुलेट किया जाएगा, क्योंकि कॉन्जुगेशन में जब भी आप कॉन्जुगेशन की बात करते हो वो एक पाई इलेक्ट्रॉन ही होगा, एक पाई बॉन्ड होगा जो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होगा। तो ट्रिपल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो, आप वहां पर दो पाई इलेक्ट्रॉन ही कैलकुलेट करोगे। ये तो बड़ा सिंपल सा फंडा है। अब क्वेश्चन उठता है लोन पेयर के ऊपर। सी भैया, लोन पेयर एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। लोन पेयर को हम कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व करें या नहीं करें, क्या लोन पेयर सच में कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता है? जी हाँ। देखो, आप लोगों ने रेजोनेंस के बारे में पढ़ा होगा, मेसोमेरिज्म इफेक्ट के बारे में पढ़ा होगा, आप लोगों ने ये चीज तो बहुत अच्छे से देखी होगी कि अगर मान लीजिए इस तरीके से मेरे पास कंपाउंड है और अगर मान लीजिए यहाँ पे कार्बन है और यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर मान लीजिए नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस तरीके से रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो सकता है। जब भी कहीं पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस या मेसोमेरिज्म इफेक्ट में मेसोमेरिज्म दिखाता है, वो कॉन्जुगेशन का हिस्सा है, वो कॉन्जुगेशन दिखा रहा है, तो उस लोन पेयर को भी एरोमेटिसिटी में कैलकुलेट किया जाएगा। ये फंडा याद रखना। अगर कोई लोन पेयर है और अगर वो लोन पेयर की वजह से अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं, अगर एक लोन पेयर की वजह से या वो लोन पेयर रेजोनेंस का हिस्सा है, तो हम उसे एज एन पाई बॉन्ड, जिसको हम पाई इलेक्ट्रॉन कहते हैं ना, हम उसे काउंट करेंगे। और ऐसे लोन पेयर को हम हकल लोन पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम हकल लोन पेयर कहते हैं। यहाँ मैंने लिखा हुआ। तो व्हाट इज हकल लोन पेयर? लोन पेयर विच पार्टिसिपेट इन कॉन्जुगेशन सिस्टम, एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम में अगर वो भी हिस्सा लेता है एंड फॉलोज हकल रूल, वो हकल रूल को भी फॉलो करता है, तो हम उसे हकल लोन पेयर कहते हैं। अब पूरी इस वीडियो की राम कहानी इस हकल लोन पेयर पे आकर रुक जाएगी। सी देखिए, हमारे पास ये कंपाउंड है जहाँ पे मेरे पास ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर। क्या ये लोन पेयर यहाँ पर इन्वॉल्व होगा एरोमेटिसिटी में? क्या ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन दिखाएगा? तो मैं कहूंगा हाँ जी, ये लोन पेयर दिखाएगा, ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है।
फिर मैं पूछूंगा देखो ऑक्सीजन पे दो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये डबल बॉन्ड यहाँ है, डबल बॉन्ड यहाँ, देखो डबल सिंगल डबल, फिर सिंगल है और फिर सिंगल है, क्या ये दोनों के दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होंगे? मैं कहूंगा हाँ, पर एक ही होगा, दोनों के दोनों कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं होंगे, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होगा। तो अगर मैं तुमसे पूछूंगा देखो ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन के ऊपर ये देखो डबल बॉन्ड सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, कॉन्जुगेशन का मतलब ऐसे समझ लो रफ भाषा में कि डबल सिंगल बॉन्ड अगर होना चाहिए, ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड, क्या ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इन्वॉल्व होगा कॉन्जुगेशन में? तो मैं कहूंगा नहीं, ये इन्वॉल्व नहीं होगा। क्या ये यहाँ पे डबल बॉन्ड है और ये लोन पेयर है, क्या ये लोन पेयर इन्वॉल्व होगा कॉन्जुगेशन में? मैं कहूंगा नहीं, ये लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं होगा। तो क्वेश्चन यही उठ जाता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सच में वो हक्कल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या नहीं। और बात सिर्फ लोन पेयर की नहीं आती, सारे डबल बॉन्ड और सारे ट्रिपल बॉन्ड को हम काउंट नहीं करते। जैसे इस मॉलिक्यूल में अगर मैं आपसे पूछूं, चलो एक एक करते हैं, एक एक करके हिसाब लगाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे मुझे बताइए पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? पाई वो इलेक्ट्रॉन जो एरोमेटिसिटी डिसाइड करेंगे। तो देखो सर, एक इलेक्ट्रॉन ये एक दो तीन चार पाँच छः पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर मैं पूछूं यहाँ कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पर भी देखो एक दो तीन चार पाँच छः पाई इलेक्ट्रॉन है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब समझते हो, 6 का मतलब हो गया ये आपका एरोमेटिक, ये दोनों एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। लेकिन जब मैं इसकी बात करूंगा तब देखो एक की तरह 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी सिर्फ 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। ये पाई इलेक्ट्रॉन कंसिडर नहीं किया जाएगा, इवन तो वो यहाँ पर भी। तो फिर लोन पेयर को क्यों काउंट किया? क्योंकि वो एरोमेटिसिटी में कॉन्जुगेशन में हिस्सा ले रहा है। ये क्यों किया? क्योंकि कॉन्जुगेशन में हिस्सा ले रहा है। इसको मैं समझाऊंगा अभी थोड़ी देर के बाद, समझ में आया? इसको हम नहीं काउंट करेंगे क्योंकि वो कॉन्जुगेशन में हिस्सा नहीं लेगा। सिमिलरली अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि वो कितने बॉन्ड हैं जो कॉन्जुगेशन में हिस्सा लेंगे, तो ये जो बॉन्ड आप देख रहे हो ना, ये वाला बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, आप इसको काउंट नहीं करोगे। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 पाई बॉन्ड है। 6 पाई बॉन्ड का मतलब यहाँ पे 12 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो आपने ये वाला डबल बॉन्ड क्यों काउंट नहीं किया? क्योंकि हकल रूल तो कह रहा है जितने डबल बॉन्ड होंगे उसमें 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। हाँ, तो यही प्रॉब्लम आ जाती है। देखो हकल रूल का मतलब ये नहीं होता है एरोमेटिक कंपाउंड का। हमने एरोमेटिक कंपाउंड में क्या पढ़ा है? सबसे पहले वो साइक्लिक होना चाहिए। देखो ये भी साइक्लिक है, ये भी है, ये भी है, ये भी साइक्लिक है। दूसरा हमने क्या पढ़ा? सर वो कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। अब कॉन्जुगेटेड का मतलब ये नहीं होता है कि कहीं पर भी ऑल्टरनेट डबल सिंगल मतलब हो गया वो कॉन्जुगेटेड में होता है। हमने ये भी पढ़ा था कि कॉन्जुगेटेड कंप्लीट और इनकम्प्लीट भी हो सकता है, कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन हो सकता है, नॉन कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन हो सकता है। एक और इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जो कॉन्जुगेशन होता है वो किस टाइप का है। इज इट अ क्रॉस्ड कॉन्जुगेशन, इज इट अ क्रॉस्ड कॉन्जुगेशन, और इज इट एन एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन? आई होप आप लोगों ने कॉन्जुगेशन के दो चीजों के बारे में पढ़ा होगा। कॉन्जुगेशन भी 2 टाइप के होते हैं, ये क्रॉस्ड कॉन्जुगेशन और एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन जो होता है ना, ये ज्यादातर इन सिस्टम्स में यूजफुल होता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ आपने इस वाले डबल बॉन्ड को क्यों काउंट नहीं किया भैया, ये भी तो कॉन्जुगेशन का, पर ये एक्सटेंड, ये क्रॉस कॉन्जुगेशन है, ये क्रॉस कॉन्जुगेटेड है, ये डबल बॉन्ड को हम काउंट नहीं करेंगे। ऐसे डबल बॉन्ड को हम नॉन हक्कल डबल बॉन्ड कहते हैं, नॉन हक्कल बॉन्ड कहते हैं, जिसको हम काउंट या कैलकुलेट नहीं करेंगे एरोमेटिसिटी डिसाइड करते समय। अब ये सारी चीजें हमको कैसे पता चलेंगी, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पिरिडिन, पायरोल, फुरेन। अगर मैं आपसे पूछूं पिरिडिन एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक और कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, तो मुझे इतना तो समझ में आया 1 2 3 4 5 6 तो हैं और कॉन्जुगेटेड भी है। क्या ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को काउंट करना चाहिए? तो हम कहेंगे नहीं करना चाहिए। रीजन बता दो सर, क्योंकि वो कॉन्जुगेशन का हिस्सा नहीं है। कैसे पता चला? थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 4 है, पर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन का हिस्सा बनेगा। मेरा एक और सवाल आपसे, आप चाहो तो वीडियो को पॉज कर लेना और मुझे इस सवाल का जवाब देना, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा यहाँ पे? और यहाँ मैंने हाइड्रोजन नहीं बनाया हुआ है, यहाँ हाइड्रोजन बनाया हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, और अगर मैं आपसे पूछूं इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, नॉर्मली हम लोगों ने पढ़ा है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं वो नॉर्मली इस तरीके से, ये 3 बॉन्ड बनाता है, 1 लोन पेयर होता है, ये 2 बॉन्ड बनाता है और इसके पास 2 लोन पेयर होता है। अब अगर नाइट्रोजन 3 अलग अलग बॉन्ड बनाएगा तो हम उसको कहते हैं वो sp3 हाइब्रिड है, ठीक है, इस तरीके से। या इसको मैं कह सकता हूँ ये नाइट्रोजन जो है वो sp3 हाइब्रिड होगा। अगर मान लीजिए नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बना रहा है और 1 बॉन्ड किसी और के साथ बना रहा है और लोन पेयर है उसके पास, तो हम उसको कहते हैं भैया देखो ये नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिड है। अगर नाइट्रोजन मान लीजिए तीनों बॉन्ड किसी एक के साथ बनाता है और ये लोन पेयर है, तो हम उसको कहते हैं भैया देखो ये sp हाइब्रिड है, सिमिलर ऑक्सीजन के साथ होता है। अगर ऑक्सीजन 2 बॉन्ड किसी अलग के साथ बनाता है और 2 लोन पेयर है, हम उसको कहेंगे देखो ये sp3 हाइब्रिड है। अगर ऑक्सीजन किसी के साथ डबल बॉन्ड बना लेता है, इस तरीके से डबल बॉन्ड और 2 लोन पेयर होते हैं, हम उसको कहते हैं वो देखो sp2 हाइब्रिड है। इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन नहीं आएगा क्योंकि वो
आपका 3 बॉन्ड बना भी नहीं सकता किसी के साथ। अब अगर मैं आपसे पूछूं ये नाइट्रोजन कौन सा हाइब्रिड, आप देखोगे सर 2 बॉन्ड इधर बनाया, 3 इधर बनाया, देखो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, आपका दिमाग कहेगा कि ये sp2 हाइब्रिड है। भाई सही बात है, अगर डबल बॉन्ड किसी के साथ बनाता है और एक बॉन्ड, जैसे कार्बन होता है ना, अगर कार्बन 4 अलग बॉन्ड बनाता है तो हम उसको कहते हैं sp3। अगर कार्बन कहीं पे 2 बॉन्ड बनाता है और 2 बॉन्ड अलग बनाता है तो हम उसको कहते हैं sp2। और अगर कार्बन कहीं पे 3 बॉन्ड बनाता है और 1 बॉन्ड अलग बनाता है तो हम उसको कहते हैं वो sp हाइब्रिड है। यही हम लोगों ने पढ़ा है, डबल बॉन्डेड सिस्टम्स और sp2 हाइब्रिड, स्पेशली कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। ट्रिपल बॉन्डेड सिस्टम्स में जो कार्बन होता है और जो नाइट्रोजन होता है वो sp हाइब्रिड होता है। दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड। यहाँ पर भी नाइट्रोजन देख के आपको क्या लगेगा, ये sp2 हाइब्रिड है। ये वाला नाइट्रोजन देख के आपको क्या लगेगा, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ट्रस्ट मी, इसको मैं सेपरेट वीडियो बना सकता था पायरोल, पिरिडीन और फ्यूरेन में हाइब्रिडाइजेशन का। मैं इस वीडियो में इसको समझाते हुए चल रहा हूँ, बहुत ब्यूटीफुल चीज है। नाइट्रोजन ने 3 अलग बॉन्ड बनाए हैं, एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ, एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ, एक हाइड्रोजन के साथ, 3 अलग बॉन्ड बनाए। कोई भी नॉर्मल बच्चा कहेगा सर ये sp3 हाइब्रिड है। और अगर ये sp3 हाइब्रिड कार्बन है, नाइट्रोजन है, मतलब ये कौन सा होगा, ये टेट्राहेड्रल होगा। और अगर ये टेट्राहेड्रल है यानी नॉन प्लेनार होगा। कोई भी बंदा आगे कहेगा सर ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर आपने हक्कल रूल को जब मैंने पढ़ाया था उसको ध्यान से सुना होगा, sp3 मतलब टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल का मतलब क्या हो गया, नॉन प्लेनार, नॉन प्लेनार मतलब नॉन एरोमेटिक। सिमिलर ऑक्सीजन को देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड अलग अलग बनाए हुए हैं, अलग अलग, कोई डबल बॉन्ड नहीं है। कोई भी नॉर्मल बंदा कहेगा सर ये sp3 हाइब्रिड है। sp3 हाइब्रिड मतलब ये क्या हो जाएगा, ये टेट्राहेड्रल हो जाएगा, मतलब ये भी नॉन एरोमेटिक हो जाएगा अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन का रूल। बट ये गलत है। प्रॉब्लम क्या होती है कि हाइब्रिडाइजेशन होगी कि नहीं होगी और किस तरीके की होगी वो बहुत सारे कंडीशंस पे डिपेंड करती है। आपने जो ये कंडीशंस पढ़ी हैं sp3, sp2, sp, ये नॉर्मल कंडीशंस हैं, नॉर्मल वे में होती है। यहाँ पर दिक्कत क्या आ जाती है, यहाँ नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, जबकि यहाँ 3 अलग बॉन्ड बनाए हुए हैं और यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया हुआ है। ऐसा लग रहा है फर्क क्या है, फर्क है भैया, बहुत फर्क है। और यहाँ पर ऑक्सीजन दिखने में ऐसा लग रहा है वो sp3 है, लेकिन वो भी sp2 हाइब्रिड है। ये सारा कमाल किस वजह से हुआ है, इसका तो sp2 समझ में आता है क्योंकि उसने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, तो sp2 समझ में आता है। इसका sp2 कैसे हो गया, ये तो 3 अलग बॉन्ड बना रहा है। और नाइट्रोजन जब 3, आई होप आप लोगों ने नाइट्रोजन हाइड्रोजन 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 विद अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्रिकल शेप आपने पढ़ा होगा। तो ये कैसे प्लेनर हो सकता है, क्योंकि अगर आप प्लेनरिटी की बात करते हो, एरोमेटिसिटी, याद रखना एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं ये दोनों प्लेनार होते हैं, दे आर प्लेनार। और जो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, ये क्या होते हैं, ये नॉन प्लेनार होते हैं। नॉन प्लेनार के 2 कारण हो सकते हैं, या तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, या तो उसका स्ट्रेन, उस मॉलिक्यूल के अंदर कोई स्ट्रेन आ गया हो। आई होप आप लोगों को ये वाला मॉलिक्यूल याद होगा जो हमने ट्यूब शेप बनाता है, ये प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था। ये देखने में एरोमेटिक लग रहा था पर ये ट्यूब शेप बना लेता था, उसका नॉन प्लेनार होने का कारण स्ट्रेन था। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन मतलब टेट्राहेड्रल। तो ये नाइट्रोजन कैसे sp2 हो सकता है भैया, ये वाला ऑक्सीजन कैसे sp2 हो सकता है। अगर ऐसा केस होगा तो वाटर मॉलिक्यूल में हमने जो पढ़ा है अब तक और अमोनिया में जो हमने पढ़ा है वो सारा हमारा नॉलेज गलत हो जाएगा। तो प्रॉब्लम है कि हाइब्रिडाइजेशन इज अ कंडीशन डिपेंडेंट प्रोसेस। क्या कंडीशन है वहां पे, वो किस कंडीशन में एटम प्रेजेंट है, एटम डिसाइड करता है कि उसे हाइब्रिडाइजेशन क्या करनी है और किस तरीके से करनी है। तो इसका पूरा लॉजिक यहाँ पे आता है। सीधे को प्रॉब्लम क्या होती है, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पिरिडीन के साथ स्टार्ट करते हैं। देखो पिरिडीन में ये नाइट्रोजन का एटम होता है, इस तरीके से बेंजीन रिंग, एक कार्बन की जगह आपका नाइट्रोजन आ गया। अब यहाँ नाइट्रोजन अगर है तो उसको 2 डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। नाइट्रोजन का नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p3, s में 2 इलेक्ट्रॉन जो कि लोन पेयर होते हैं और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, जो नाइट्रोजन यहाँ प्रेजेंट है उसे क्या करना है, दो बनाने हैं सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड बनाना है। जितने सिग्मा बॉन्ड उतनी हाइब्रिड ऑर्बिटल और जितना पाई बॉन्ड उतना अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। याद रखना, पाई बॉन्ड का मतलब होता है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल और सिग्मा बॉन्ड का मतलब होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये लॉजिक हमेशा याद रखना, ये केमिकल बॉन्डिंग का लॉजिक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो अब इस नाइट्रोजन को 2 सिग्मा बनाने हैं, मतलब 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए और एक ही पाई बनाना है, मतलब एक अनहाइब्रिड। तो 1 2 3 4 ऑर्बिटल्स में से वो अपनी एक ऑर्बिटल को अनहाइब्रिड रखेगा
और स्पेसिफिकली ये ऑर्बिटल pz ऑर्बिटल होती है जो अनहाइब्रिड होगी, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है और बाकी के 3 ऑर्बिटल जो होंगी 1 2 3, जैसे अगर मैं यहाँ बताऊं ये 2s ऑर्बिटल 2px 2py 2pz, ये अपने 3 ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइजेशन करवाएगा और हाइब्रिडाइजेशन करवाने के बाद इस तरीके से आपके पास ये 3 ऑर्बिटल और एक अनहाइब्रिड रहेगी। मतलब ये जो नाइट्रोजन यहाँ प्रेजेंट होगा इस तरीके से ये अपनी एक ऑर्बिटल को यहाँ रखेगा, एक ऑर्बिटल को यहाँ रखेगा और एक ऑर्बिटल को यहाँ रखेगा। आई होप आपको पता होगा जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनार बनती है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और एक ये लोन पेयर, ये देख रहे हो लोन पेयर, ये लोन पेयर और ये 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब बच गया आपका अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। ये जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है ये वाला, ये चला जाएगा इस तरीके से परपेंडिकुलर, पर उसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है, देखो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, 5 कार्बन है और पांचों के पांचों कार्बन के पास एक एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होनी चाहिए। तो देखो कार्बन के पास अनहाइब्रिड, ये सारे कार्बन हैं, ये सारे कार्बन के पास अनहाइब्रिड है। यहाँ जो नाइट्रोजन लगा हुआ है, ये जो नाइट्रोजन हमारा है, 2 बॉन्ड तो वो बनाएगा कार्बन के साथ और कार्बन के साथ। आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आए। जैसे ये नाइट्रोजन है, कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल है, 1 2 और 3, 3 हाइब्रिड। सर ये लोन पेयर है पर वो हाइब्रिडाइजेशन का हिस्सा है, जी हाँ वो लोन पेयर है पर वो फिर भी हाइब्रिडाइजेशन का, आप लोगों ने जेनॉन के कंपाउंड्स को पढ़ लो, लोन पेयर अगर है तो वो भी हाइब्रिडाइजेशन का हिस्सा है, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल है। इसीलिए ये जो अपना नाइट्रोजन होगा पिरिडीन के मॉलिक्यूल में, ये नाइट्रोजन होगा जिसकी एक ऑर्बिटल यहाँ जाएगी, एक ऑर्बिटल यहाँ जाएगी, ये सिग्मा बॉन्ड बनाने में काम आएगी। क्या बनाने में काम आएगी, सिग्मा बॉन्ड। ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाएगी कार्बन के साथ। उसका एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बचा हुआ है वो प्लेन में ही होगा क्योंकि ट्राइगोनल प्लेनार है ना, और वो प्लेन से बाहर की तरफ होगा इस तरीके से। मतलब वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कार्बन्स के परपेंडिकुलर ऑर्बिटल्स, ये जो p ऑर्बिटल आप देख रहे हो ना, ये p ऑर्बिटल्स हैं, p अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है कार्बन की, ठीक है ना, कार्बन की अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, इनके परपेंडिकुलर हो गया। मतलब ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेशन नहीं करेगा, ये मेसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। तो नाइट्रोजन का ये वाला जो ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये अब देखो रेजोनेंस कैसे होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा। क्या इस लोन पेयर ने, क्या इस हाइब्रिडाइजेशन में कोई पार्टिसिपेशन किया, क्या कोई मेसोमेरिज्म दिखाया? नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है उसकी। क्या जरूरत है उसकी? नाइट्रोजन के पास एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल थी, एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल थी जिसका उसने यूज किया। अगर ये आपस में यहाँ बॉन्ड बना लेते हैं, देखो अगर ये यहाँ बॉन्ड बना लेते हैं तो वो वहाँ बॉन्ड बनाएंगे और ये ऐसे बॉन्ड बना लेंगे, कहानी खत्म हो गई। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर केस में नाइट्रोजन का कुछ काम नहीं कर रहा है। कैसे समझ में आएगा? अगर नाइट्रोजन ने ऑलरेडी डबल बॉन्ड बनाया है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो अब नॉन हक्कल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉन हक्कल। अब हम उसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो रेजोनेंस में या मेसोमेरिज्म में कोई पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा है। उम्मीद करता हूं अब आपको पिरिडीन का लॉजिक समझ। नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिड है, जस्ट बिकॉज लोन पेयर बाहर निकला हुआ है इसको आप उसके साथ मत कंपेयर करना अमोनिया के साथ। सर देखो लोन पेयर बाहर, हाइड्रोजन 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 टेट्राहाइड्रल होना चाहिए था, नहीं नहीं नहीं, sp2 हाइब्रिड है, इसमें प्लेनार ज्योमेट्री में आते समय ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल आपकी हो गई, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये आपका लोन पेयर हो गया। लोन पेयर है पर वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर चुका है, वो हाइब्रिड है। लॉजिक समझ में आया क्या? आई होप पिरिडीन मॉलिक्यूल इज कंप्लीटेड। डन। अगला हमारा आता, अच्छा इसमें अगर आपसे पूछूं मैं, बताइए ये एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, क्या है ये, कैसे लॉजिक लगाओगे? सर देखो पाई बॉन्ड अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मेरे पास 3 पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड का मतलब हो गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर 4n+2 के फॉर्मूले में मैं अप्लाई करूं, n का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ, n का वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ, 4+2 6 पाई आता है, 6 पाई मतलब एरोमेटिक है, हक्कल रूल फॉलो कर रहा है। आई होप लॉजिक समझ में आया। अब बात करते हैं पायरोल की। सी पायरोल की प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आप यहाँ पे पायरोल का मॉलिक्यूल देखोगे तो डबल बॉन्ड, यहाँ पे नाइट्रोजन है और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नॉर्मल बच्चा जो होगा वो इस नाइट्रोजन को देख के कहेगा देखो सर उसने 3 बॉन्ड बनाया है, ये जो नाइट्रोजन होगा ना ये इस तरीके से इसका लोन पेयर होगा
और यहाँ 3 बॉन्ड बना रहा है, तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री दिखाना चाहिए, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल पिरामिडल शेप होना चाहिए। नहीं, गलत। यहाँ पर आपका जो नाइट्रोजन है वो थोड़ा एनोमलस बिहेवियर दिखाएगा पायरोल में। अब होता क्या है बेसिकली, देखो समझने की कोशिश करना। अगर ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन सबके पास अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, अब यहाँ जो नाइट्रोजन होता है वो नाइट्रोजन, देखो यहाँ ये लोग डबल बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ ये लोग डबल बॉन्ड बनाएंगे। नाइट्रोजन देखता है यार इसने भी डबल बॉन्ड बनाया, इसने भी डबल बॉन्ड बनाया, मैं भी तो डबल बॉन्ड बनाने में, मैं भी तो, मेरे पास भी तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मैं भी तो पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। तो नाइट्रोजन यहाँ पे थोड़ा एनोमलस बिहेवियर दिखाता है। नॉर्मल नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p3 नॉर्मल नाइट्रोजन का। s में 2 ऑर्बिटल होंगे, p में 3 होंगे। अब देखो, अब तक हमने क्या पढ़ा, अगर नाइट्रोजन को 3 अलग अलग बॉन्ड बनाने हैं, 3 अलग अलग बॉन्ड, तो वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन करेगा। एक ऑर्बिटल जो होगी वो इस तरीके से हो जाएगी, ये नाइट्रोजन होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा और ये 3 अलग अलग बॉन्ड ऐसे बनेंगे। दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड अमोनिया के केस में। बट यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, सिंस नाइट्रोजन के पास यहाँ एक ऑप्शन अवेलेबल है कि वो यहाँ कॉन्जुगेशन में हिस्सा बन सकता है। कैसे कॉन्जुगेशन का है, व्हाट इज कॉन्जुगेशन बेसिकली। अगर मैं आपसे कहूँ मेरे पास इस तरीके का कंपाउंड है, ये इस तरीके का कंपाउंड है, मान लीजिए अगर यहाँ कार्बन होता, यहाँ एक ऑर्बिटल होती, यहाँ एक ऑर्बिटल होती, यहाँ एक ऑर्बिटल है, यहाँ एक ऑर्बिटल, सोचो यहाँ पर भी अगर अनहाइब्रिड ऑर्बिटल आ जाए, अनहाइब्रिड से ज्यादा अगर मैं कहूँ यहाँ पर भी एक ऐसी ऑर्बिटल आ जाए जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ध्यान से सुनना जरा मेरी बात को, यहाँ पाई बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ पाई बॉन्ड बना हुआ है, एक पाई बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन। एक पाई बॉन्ड मतलब, मैं यहाँ रहकर ऐसे बताऊँ तो ये ज़्यादा बेटर होगा, इसको हटा दो आप, ऐसे बताऊँ, यहाँ मान लीजिए नाइट्रोजन है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, मतलब यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, और ये नाइट्रोजन ने बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ। फॉर अ टाइम बिंग हम मान लेते हैं, कि ये नाइट्रोजन टेट्राहेड्रल है, जिसका लोन पेयर ऊपर की तरफ गया हुआ है, ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में। पर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यूज कर सकता है ना यहाँ पे। देखो बॉन्ड, पाई बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। नाइट्रोजन इस कार्बन से कहता है, देख भाई कार्बन मेरे साथ पाई बॉन्ड बना। कार्बन कहेगा क्यों बनाऊं, मैं तो ऑलरेडी बना चुका हूँ इस कार्बन के साथ, एक उसका एक मेरा। तो नाइट्रोजन कहता है एक काम कर, उछल मत ज्यादा, एक बार बता, पाई बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। मैं हूं ना, मेरे पास है 2 पाई इलेक्ट्रॉन, मैं दोनों पाई इलेक्ट्रॉन देता हूँ, तू लेके मत आ। मैं अपने दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को तेरे साथ डालूंगा, इधर पाई बॉन्ड बनाऊंगा। ये देखो हो गया, तेरे को 2 ही इलेक्ट्रॉन की प्रॉब्लम है ना, मैं लेके आता हूँ 2 इलेक्ट्रॉन। कार्बन का वैलेंसी हद से ज्यादा हो गया, तो कार्बन बोलेगा हाँ यार ये तो प्रॉब्लम, और नाइट्रोजन पावरफुल आदमी है, वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन को दे देगा। डोंट यू फील, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, लोन पेयर बन गया। जब भी पाई बॉन्ड टूटता है और पाई बॉन्ड शिफ्ट होके यहाँ जाता है, तो यहाँ के जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वहां पे लोन पेयर बन जाते हैं और नेगेटिव चार्ज आ जाता है। रेजोनेंस में मैंने जीओसी में बहुत बेसिक्स में पढ़ाया हुआ है, क्लियर हुआ। फिर ये बोलेगा कार्बन इस कार्बन को, भाई मेरे पास फालतू में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, मैं बॉन्ड यहाँ बनाऊंगा तेरे साथ, तो ये कार्बन अपने पास इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो देखो यहाँ अगर डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ अगर डबल बॉन्ड बन गया तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज। ये कार्बन कहेगा भैया नाइट्रोजन प्रॉब्लम है, अरे एक काम करो, हम तुम्हारे साथ बॉन्ड बनाएंगे, तुम ये उसको वापस दे दो। तो देखो डोंट यू फील, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ने, इस लोन पेयर नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ने जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम था, जो यहाँ ये डबल बॉन्ड था, उसमें फालतू में बीच में घुस के इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना के अपना पूरा सिस्टम हिला दिया, मतलब वो कॉन्जुगेशन में आ सकता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन के पास हैं, ये कॉन्जुगेशन का हिस्सा बन सकते हैं। अब इसीलिए नाइट्रोजन क्या करेगा, देखेगा अरे मैं फिर sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्यों करूं, अगर मुझे कॉन्जुगेशन का हिस्सा बनना है, कॉन्जुगेशन का हिस्सा वही इलेक्ट्रॉन बन सकता है जो आपका p इलेक्ट्रॉन होगा जो अनहाइब्रिड होगा, जो p इलेक्ट्रॉन होगा और अनहाइब्रिड होगा। तो नाइट्रोजन क्या करता है, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, अपने इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वो चाहेगा कि एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब देखो नॉर्मल हम क्या समझते हैं, अब नाइट्रोजन क्या करने की कोशिश करेगा, ये नाइट्रोजन है मान लो, इस तरीके से ये प्लेन में खड़ा है, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, तो एक बॉन्ड यहाँ बना रहा है, एक बॉन्ड यहाँ बना रहा है, मतलब उसको 2 बॉन्ड तो कार्बन के साथ बनाना ही बनाना है। उसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं इस तरीके से एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आया। और एक बॉन्ड उसको बनाना है, मान लेते हैं हाइड्रोजन के साथ। अब नाइट्रोजन क्या करेगा, अगर वो ऐसे आप देखो उसको, तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, जहाँ पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा ऊपर की तरफ, है ना, वो फिर वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन का, यहाँ पे ये कार्बन है, यहाँ पे ये कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, ऐसे डबल बॉन्ड बना हुआ है,
ये नाइट्रोजन टेट्राहेड्रल है। नाइट्रोजन देखेगा यार मेरा इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर मैं सिस्टम में लेके आऊं, मैं पूरा कॉन्जुगेशन हिला सकता हूं, मैं कॉन्जुगेशन का हिस्सा बन सकता हूं। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, हाइब्रिडाइजेशन को sp3 नहीं करेगा, वो क्या करेगा, अपने एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अनहाइब्रिड रखेगा। जो यहाँ पर हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हाइब्रिडाइजेशन में मानते थे, नॉर्मल अमोनिया जब बनता है, नॉर्मल अमोनिया जब बनता है तो 1s2 2s2 2p3, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर 1 2 3 होता है, वो तीनों को अपने पास लेके जाता है। और नाइट्रोजन इसको हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल को लेके, पीछे भी अगर आप देखो उसने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हाइब्रिडाइजेशन में लिया और एक इलेक्ट्रॉन को अनहाइब्रिड रखा, इसीलिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। वहां लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में था, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिंग में आने वाला था नहीं। याद रखना, वही लोन पेयर जो अनहाइब्रिड रहेगा, जो अनहाइब्रिड रहेगा वही कॉन्जुगेशन का हिस्सा बन सकता है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन को अपना लोन पेयर को कॉन्जुगेशन में लाने का जरूरत नहीं था, क्योंकि लोन पेयर नाइट्रोजन था, वो ऑलरेडी पाई बॉन्ड बनाने के लिए बगल वाले कार्बन के साथ तैयार था। इसीलिए उसने अपने लोन पेयर को अनहाइब्रिड नहीं किया, हाइब्रिडाइजेशन में लिया और लेने के बाद सिस्टम से बाहर निकाल दिया। यहाँ पर आपका नाइट्रोजन देखता है कि भाई मैं अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हाइब्रिडाइजेशन का हिस्सा बना सकता हूं, अगर रेजोनेंस का या कॉन्जुगेशन का, तो वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अनहाइब्रिड रखेगा और बाकी के 3 बॉन्ड 1 2 3, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, इन तीनों ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइजेशन में ले जाएगा तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी। अब इसमें भी देखो फिनोमेनन में बता देता हूँ, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ जाएगा, पेयरिंग हो जाएगा, यहाँ की ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन गायब होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और हाइब्रिडाइजेशन s और p2 का हो जाएगा। ये अनहाइब्रिड इलेक्ट्रॉन जो होगा अलग से, जो जंपिंग करने के बाद हमको बना है, वो 2pz इलेक्ट्रॉन होगा, जो परपेंडिकुलर इस तरीके से खड़ा रहेगा यहाँ पर। और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब देखो अनहाइब्रिड हो चुका है। जब लोन पेयर, यहाँ इसने डबल बॉन्ड बनाया, am I getting my point? यहाँ इसने डबल बॉन्ड बनाया, अब ये अनहाइब्रिड है, लोन पेयर है, ये नॉर्मल ऑर्बिटल नहीं है। आपको एक फर्क समझ में आ रहा होगा, यहाँ एक ही डॉट बनाई हुई है, यहाँ एक ही डॉट है, एक डॉट एक डॉट, एक डॉट का मतलब था एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक डबल बॉन्ड है ना, नीचे से भी डबल बॉन्ड बन जाएगा, इसका एक देखो, हाफ ऊपर हाफ, यहाँ आपको 2 डॉट दिखेंगी। अब ये देखो, ये फर्क समझना, ये जब मैं ऐसे बनाऊंगा और जब मैं इसको ऐसे बना रहा हूं तो इसमें क्या फर्क है, ये हाइब्रिड लोन पेयर होता है और ये अनहाइब्रिड लोन पेयर होता है। आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आया। यहाँ देखो, ये मतलब ये क्या है, ये हाइब्रिड लोन पेयर है और यहाँ पर ये अनहाइब्रिड लोन पेयर है। आई होप ये लॉजिक समझ में आया। तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन ने sp2 हाइब्रिडाइजेशन किया, लेकिन ये sp2 और इस sp2 में फर्क है। इसके sp2 में लोन पेयर इन्वॉल्व था, इसके sp2 में लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं है। आई होप अब आपको पायरोल और पिरिडिन के बीच का फर्क समझ में आया होगा। ये याद रखना, जो भी चीज़ें मैंने अब यहाँ आपको बताई हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ें होती हैं, ये बच्चे अक्सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं समझ पाते हैं और हायर लेवल पे जाके तकलीफ क्रिएट करती है। अब अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो देखो 1 2 3 4 5 6। अब ये नाइट्रोजन का लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन का हिस्सा बन चुका है। अगर इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मुझे बनाने होंगे तो मैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे बनाऊंगा, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड हाइड्रोजन, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, इस तरीके से। अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो ये पाई बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्डेड सिस्टम। यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि लोन पेयर गया है, यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर यहाँ शिफ्ट हो गया, ये डबल बॉन्ड यहीं रहेगा। अब अगर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा तो लोन पेयर यहाँ चला जाएगा। इस तरीके से मुझे स्ट्रक्चर बनेगा, डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन, यहाँ पर आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड, यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर। अब अगर ये लोन पेयर यहाँ चला जाएगा तो ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो मुझे कंपाउंड मिलेगा इस तरीके से, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन विद हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन आ गया तो पॉजिटिव चार्ज गायब हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड।
आई होप अब आपको लॉजिक समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है। ये पॉजिटिव चार्ज आप यहाँ बना के रखें। उम्मीद करता हूँ आपको लॉजिक समझ में आया होगा किस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर है जो पार्टिसिपेट कर रहा है। अब अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, देखो सर ज्योमेट्री जो आपकी यहाँ दिख रही है वो sp2 है। अगर sp2 है, नॉर्मल लोग इस नाइट्रोजन को sp3 समझ के इसको नॉन एरोमेटिक कह देते, सर ये तो नॉन प्लेनार है। अनफॉर्चुनेटली ये नाइट्रोजन भी sp2 हाइब्रिड है, मतलब ये साइक्लिक है। पहली बात ये प्लेनार है। दूसरी बात क्या कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन हो रहा है? हाँ हो रहा है। तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन भी हो रहा है, मतलब ये एरोमेटिक है। पर एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है। आप इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये क्या हो गया, ये एरोमेटिक हो गया। लॉजिक समझ में आया? तो जो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था पिरिडीन एंड पायरोल, पिरिडीन और पायरोल के बीच का फर्क आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? तो कैसे समझने का? देखो सर यहाँ पे नाइट्रोजन ने ऑलरेडी पाई बॉन्ड बना लिया तो लोन पेयर की जरूरत नहीं है। यहाँ नाइट्रोजन ने अभी तक पाई बॉन्ड नहीं बनाया है, मतलब वो लोन पेयर यूज हो सकता है। इससे ये इजी वे है, ट्रिक है समझने का कि उस लोन पेयर को काउंट करना है कि नहीं। अब ऑक्सीजन की भी बात वही हो जाएगी, समझ लो। अब ऑक्सीजन के बारे में मुझे फ्यूरेन के बारे में बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर आप फ्यूरेन को देखते हो, ऑक्सीजन के पास नॉर्मल ऑक्सीजन जो होता है वो नॉर्मल ऑक्सीजन क्या करता है, 1s2 2s2 2p4, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4। नॉर्मल ऑक्सीजन क्या करेगा, अगर वो उसको 2 बॉन्ड बनाने हो तो वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखाएगा। इस तरीके से ऑक्सीजन आएगा, एक लोन पेयर ऊपर की तरफ, एक लोन पेयर नीचे की तरफ, यहाँ एक बॉन्ड, यहाँ एक बॉन्ड। ये तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो गई, ये तो टेट्राहेड्रल। और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन परपेंडिकुलर नहीं होंगे। फिर देखो एरोमेटिसिटी या कॉन्जुगेशन में वही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा जो परपेंडिकुलर अनहाइब्रिड होगा। ये देखो ये और ये पैरेलल है, सॉरी परपेंडिकुलर पैरेलल है, ये सारे पैरेलल है। अगर यहाँ पे ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे ना हो कि ऐसा हो जाता तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जैसे यहाँ देखो ये देखो ये लोन पेयर हट गया। अब बाकी के लोन पेयर्स की अगर आप कंडीशन देखो, मैं ब्लू से कर, ये देखो ये सारे लोन पेयर पैरेलल हैं एक दूसरे की, पर ये लोन पेयर ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, सॉरी, और लोन पेयर परपेंडिकुलर है। अगर लोन पेयर परपेंडिकुलर है p ऑर्बिटल्स के साथ तो वो हाइब्रिडाइजेशन कॉन्जुगेशन में हिस्सा नहीं लेगा। वो कॉन्जुगेशन का हिस्सा वो तभी लेगा जब वो भी पैरेलल होगा। जैसे इस केस में ये देखो ये सारे पैरेलल हैं, कैन यू सी पैरेलल, सारे लोन पेयर अनहाइब्रिड ऑर्बिटल पैरेलल हैं, उसमें हमारा लोन पेयर भी अनहाइब्रिड हो गया तो वो कॉन्जुगेशन का हिस्सा बनेगा। सेम यहाँ पे। अब अगर मुझे यहाँ ऑक्सीजन को एक्सप्लेन करना होगा, 1s2 2s2 2p4, एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, एक सिंगल, 2 सिंगल। ऑक्सीजन को एक सिग्मा और एक सिग्मा तो बनाना है, यानी ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे। अब 2 लोन पेयर में से अगर आप देखो, भाई देखो 2 में से कोई एक ही तो पार्टिसिपेट करेगा ना कॉन्जुगेशन में, दोनों के दोनों तो नहीं कर सकते। तो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो अनहाइब्रिड हो जाएगा। ये जो अनहाइब्रिड होगा ये कहाँ जाएगा, यूज्ड फॉर कॉन्जुगेशन, और ये जो होगा ये नॉर्मल हाइब्रिड हो जाएगा, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। तो आपका ऑक्सीजन कैसा दिखेगा, 1 2 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जिसमें एक लोन पेयर यहाँ आ गया है, राइट, और 2 नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों तो ये सिग्मा बॉन्ड बनाने में, ये सिग्मा बॉन्ड बनाने में यूज होंगी। एक लोन पेयर अनहाइब्रिड है, ये क्या होगा, ये पाई कहलाएगा, जो ऐसे पैरेलल होता है। तो देखो ये सिग्मा बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज हो गया सिग्मा बॉन्ड। एक लोन पेयर है वो इस तरीके से परपेंडिकुलर खड़ा होगा। अगर आप देखो तो ये ऐसे हैं ऑर्बिटल, सारी ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं कार्बन की। अपना एक अनहाइब्रिड लोन पेयर, अनहाइब्रिड वो अब पैरेलल हो गया है इनके, और एक हो गया है परपेंडिकुलर। मतलब अगर इस ऑक्सीजन की ज्योमेट्री देखो, इस ऑक्सीजन की ज्योमेट्री होगी या ट्राइगोनल प्लेनार, जिसमें एक हमारा यहाँ पे अनहाइब्रिड लोन पेयर है। और जो अनहाइब्रिड लोन पेयर है वो पाई इलेक्ट्रॉन का काम करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स का। तो यहाँ अगर डबल बॉन्ड बनेगा तो ये कॉन्जुगेशन को हिलाने का काम करेगा। तो जैसे आप यहाँ देख रहे थे, मैं इसको हटाऊं अगर इन सबको, ये जैसे हम यहाँ लास्ट वाले में देख रहे थे पायरोल में, ये लोन यहाँ अगर बॉन्ड बना है, यहाँ बॉन्ड बना है, ये बीच में कूद जाएगा,
तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे। वैसे ही सिमिलरली अब हमारे फ्यूरेन में होगा, ये आपका फ्यूरेन है। कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम होंगे, याद रखना ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है लेकिन काउंट सिर्फ एक ही किया जाएगा। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे ऐसे बनेंगे, अगर ये मेरा पहला ऑक्सीजन है, यहाँ डबल बॉन्डेड है, यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये लोन पेयर यहाँ जाएगा, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, मेरा स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा विद नेगेटिव चार्ज, यहाँ लोन पेयर आ गया, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, एक लोन पेयर अब भी रहेगा, ये डबल बॉन्ड। तो रेजोनेंस में कितने लोग घूम रहे हैं? एक ही लोन पेयर गया है, दूसरा अभी भी वहीं पे है। तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये यहाँ चला जाएगा तो ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो मेरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, इस तरीके से अभी भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया। अब नेगेटिव चार्ज अगर यहाँ चला जाएगा तो ये 5 बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, मेरे पास इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। ऑक्सीजन यहाँ पे अभी भी एक है, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज। सी, एक लोन पेयर ने रेजोनेंस को पूरा हिला दिया है। आई होप आपको अब फ्यूरेन समझ में। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? जस्ट लाइक पायरोल में कितने थे? पायरोल में 1 2 3 4 5 6 थे। यहाँ पर भी कितने होंगे? यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, सिर्फ एक ही लोन पेयर। तो एक लोन पेयर जो है वो किसका काम करेगा? वो हक्कल लोन पेयर बनेगा, और दूसरा जो लोन पेयर है वो नॉन हक्कल लोन पेयर बनेगा। लॉजिक समझ में आया जनाब? समझ में आ रहा है? पल्ले पड़ रहा है देवी और सज्जनों? ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझना, इसको याद रखने की कोशिश करना, कैसे हम निकालते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है, अगर मैं फास्ट जा रहा हूँ, थोड़ा रिमाइंड कर लो। या हो सकता है आपने ये एरोस का गेम आपने अभी तक ऑर्गेनिक में ना सीखा हो, इसीलिए मैं एरोमेटिसिटी को हमेशा जीओसी के बाद पढ़ाना पसंद करता हूँ, ताकि आपको एरोस का खेल समझ में आया हो कि कैसे हम एरोस के साथ खेलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह। इसीलिए मैंने जब स्टार्ट किया था और एरोमेटिसिटी पहला वीडियो, उस पहले वीडियो में मैंने पहले हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा। बहुत बच्चों ने मुझे मैसेज किया है एरोमेटिसिटी में कौन हाइब्रिडाइजेशन और स्ट्रक्चर पढ़ाता है। ये कारण होते हैं समझाने के, ये रीजन होते हैं। आपको समझ में आनी चाहिए ज्योमेट्रीज कैसे बन रही हैं, कैसे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके देखोगे तो आपको सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू आप पढ़ सकते हो। आपको सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन, उस मॉलिक्यूल को उस समय वो किस तरीके से बैठा होगा, किस शेप में होगा, लोन पर कहाँ होगा, कहाँ नहीं होगा, ये पता होना चाहिए। आई होप यहाँ तक लॉजिक समझ। अब इमेडाजोल की बात करते हैं, फ्यूरेन की बात होगी। अब मैं अगर आपसे पूछूंगा, सो देख के बताना चाहिए आपको, मुझे आप मुझे देख के बताओगे कि यहाँ पर ये नाइट्रोजन का लोन पेयर और इस नाइट्रोजन के लोन पेयर में कौन सा हमें काउंट करना चाहिए जब हम हक्कल रूल कैलकुलेट करेंगे। देखो, एक पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ है 2 और 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ है। क्या इस नाइट्रोजन का लोन पेयर को हमें काउंट करना है? क्या वो यूज नहीं, जरूरत नहीं है। मैंने रूल क्या समझा? अगर वो नाइट्रोजन ऑलरेडी डबल बॉन्ड बना रहा है तो लोन पेयर को वो यूज नहीं करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी कॉन्जुगेशन में आ चुका है। लेकिन ये वाले नाइट्रोजन का लोन पेयर अभी भी कॉन्जुगेशन में नहीं आया। मतलब ये वाला नाइट्रोजन अगर आप देखो, इस पे जो लोन पेयर प्रेजेंट है, यहाँ जो लोन पेयर होगा वो इस तरीके से होगा। देखो, यहाँ इसका लोन पेयर बाहर निकला होगा, ये देखो लोन पेयर, यहाँ एक ऑर्बिटल होगी जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक सिग्मा, यहाँ पाई बॉन्ड बनाने में वो मदद करेगा, यहाँ पाई बॉन्ड बनाने में वो मदद करेगा। इस तरीके यहाँ पे, चलो ऐसे बना लेते हैं, यहाँ पे ये देखो पाई बॉन्ड बन गया, यहाँ बनाएगा वो। तो देखो, इस नाइट्रोजन ने यहाँ पाई बॉन्ड बनाया, डबल बॉन्ड, ठीक है। अब ये वाले कार्बन और ये वाला कार्बन आपस में पाई बॉन्ड बना लेंगे, ये कार्बन कार्बन है, ये आपस में पाई बॉन्ड। ये नाइट्रोजन ने एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाया है। हाँ, तो यहाँ आप कहानी आ जाएगी, ये देखिएगा, अरे कॉन्जुगेशन सिस्टम को मैं कंप्लीट कर सकता हूँ, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। हाँ, तो मैं अपने एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसको यहाँ रखूंगा, एक ऑर्बिटल को यहाँ रख के इसको हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना दूंगा, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, और ये अनहाइब्रिड आपका लोन पेयर हो जाएगा, जो किसका काम करेगा? जो हक्कल लोन पेयर होगा। मैं एलपी लिखता हूँ, लोन पेयर होगा। और ये वाला जो होगा ये आपका हाइब्रिड लोन पेयर होगा, जो आपका नॉन हक्कल लोन पेयर बनेगा। आई होप अब आपको इमिडाजोल का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अब कहना, अब इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसको पिरिडीन लाइक नाइट्रोजन कहते हैं। क्योंकि अगर आप पिरिडीन का स्ट्रक्चर देखो, ये पिरिडीन का, इसका लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। और अगर वहीं पे आप पायरोल का स्ट्रक्चर देखो तो इसको हम पायरोल टाइप लोन पेयर कहते हैं या नाइट्रोजन कहते हैं। लॉजिक समझ में आया? अब अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं,
तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे सर? 1 2 3 4 5 6 6। समझ में आया? अच्छा, अब यहाँ तक मैंने डिटेल डिस्क्रिप्शन दे दिया, आगे मैं बहुत सारे कुछ मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आपको देके जा रहा हूँ। आप मुझे सोच समझ के बताना कि कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, कितने नहीं है। और देखिए यहाँ पे मैंने कुछ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, हम सबको पता है बेंजीन कितने होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। एन का वैल्यू 1 का मतलब होता है हक्कल रूल के हिसाब से, 4n+2 जो हम हक्कल रूल यूज करते हैं। ये एरोमेटिक कंपाउंड है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हमने यहाँ पे कंसिडर नहीं किए हुए। एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक को साइड में रखो, हम यहाँ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हमको काउंट करना है। अब अगर मैं यहाँ देखूँ पायरोल, हमने ऑलरेडी देखा एक ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को काउंट किया जाएगा, इसलिए रेड से मार्किंग की गई है। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन कैलकुलेट सिर्फ एक किया जाएगा क्योंकि ये कॉन्जुगेशन को कंप्लीट कर सकता है, ये कॉन्जुगेशन को कंप्लीट करता है। सल्फर के पास भी, क्योंकि ऑक्सीजन की फैमिली का मेंबर है, यहाँ पर भी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ये एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को काउंट किया जाएगा, इसलिए यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं। ये 2 लोन पेयर के 3 4 5 6, 2 लोन पेयर के 3 4 5 6। आज समझ में आया? अब यहाँ पे देखो साइक्लोप्रोपेनिल में अगर आप देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है मतलब वहाँ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ यहाँ पर है। अगर सिर्फ यहाँ पे है इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये भी पाई अपने हक्कल रूल के हिसाब से एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं किया जाएगा, इसलिए ब्लैक में लिखा हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हो ये क्या हो जाएगा, ये नॉन हक्कल हो जाएगा। ये आपका पेरिडीन जो हम लोगों ने अभी देखा। फिर इमिडाजोल में भी ये नॉन हक्कल होगा और ये हक्कल होगा, यहाँ पर ये नॉन हक्कल होगा, ये हक्कल इलेक्ट्रॉन होगा क्योंकि वो कॉन्जुगेशन को कंप्लीट कर रहा है। यहाँ पर आपका ये आपका नॉन हक्कल होगा, ये भी नॉन हक्कल होगा, मतलब यहाँ पे जस्ट लाइक बेंजीन 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब यहाँ अगर आप देखो नेप्थलीन में, यहाँ पर कॉन्जुगेशन सबसे पहले देखो कॉन्जुगेशन है क्या। अगर मेरे को यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हो तो यहाँ पे देखिए 3 यहाँ पर है, 2 5 पाई बॉन्ड है मेरे पास। अगर 5 पाई बॉन्ड है इसका मतलब मेरे पास कितने हो गए, 10 हो गए, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से मैं एरोमेटिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई कर सकता हूँ। मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको देके जाना चाहता हूँ। यू हैव दिस एग्जांपल, यहाँ पे आपके पास नेप्थलीन है, जैसे हमने यहाँ पे नेप्थलीन लिया, नेप्थलीन है, एंथ्रासीन है, फिनेंथ्रासीन है, ये पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड जिनको हम कहते हैं, मल्टीपल बेंजोनॉइड कंपाउंड्स हैं ये, लेकिन यहाँ बेंजन रिंग है जो एक दूसरे में फ्यूज हुई है, दे आर बेंजोनॉइड कंपाउंड। नॉन बेंजोनॉइड क्या होते हैं? नॉन बेंजोनॉइड कंपाउंड वो होते हैं जहाँ पे बेंजन रिंग नहीं होती है, अपार्ट फ्रॉम बेंजन रिंग कुछ और फ्यूजन होता है। तो ये सारे देख रहे हो ये बेंजोनॉइड कंपाउंड्स हैं, आप देख लो, इनमें आपको समझ में आ जाएगा। आप पाई इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लेना और देख लेना कितने इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट रूल पे आते हैं। इंपॉर्टेंट रूल, जब हम पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स की बात करते हैं, क्या पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड में सारे पाई बॉन्ड को हमने कैलकुलेट करना चाहिए? जैसे हम यहाँ नेप्थलीन की बात कर रहे थे, हमने देखा 1 2 3 4 5, हमने पांचों को पाई बॉन्ड को कंसिडर किया और यहाँ पे नेप्थलीन को हमने क्या कर लिया, एज हमने बोला 10 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है। पर क्या सारे पाई इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करना चाहिए? सी, जब आप एक मॉलिक्यूल लेते हो जिसको हम पायरीन कहते हैं, एक स्पेशल स्ट्रक्चर लेते हो, आपको ये स्ट्रक्चर यहाँ दिख रहा होगा पायरीन का स्ट्रक्चर। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे पाई बॉन्ड आपको डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल इस तरीके से दिखाई देंगे। तो नॉर्मल, और एक बीच में है, एक सेंटर में है, ये देखो ये सेंटर में दिख रहा है आपको। तो नॉर्मल इंसान अगर आपसे पूछेगा कितने पाई बॉन्ड हैं, तो आप कहोगे सर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। 8 का मतलब अगर मैं आपसे पूछूं पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आप कहोगे 16 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब अगर 16 पाई इलेक्ट्रॉन देखते हो तो 16 4 के टेबल में आता है, ये एंटी एरोमेटिक हो जाना चाहिए। आई होप आपको एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक का, अगर 4 के टेबल के इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो एंटी एरोमेटिक, उसके अलावा अगर +2 में आते हैं तो एरोमेटिक। बट आप जब इस मॉलिक्यूल को देखते हो ये एरोमेटिक क्लासीफाई किया जाता है। क्यों भैया, क्या प्रॉब्लम है? अगर 16 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, अगर 8 पाई बॉन्ड इसके अंदर प्रेजेंट है, ये तो एरोमेटिक होना चाहिए। तो यहाँ प्रॉब्लम आती है जिसको कहा जाता है क्रॉस कॉन्जुगेशन। सी, मैंने आपको स्टार्टिंग में ये चीज़ बताई थी जब आपको मैं समझा रहा था कि आपका एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं है, लोन पेयर को काउंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, डबल बॉन्ड को काउंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। जब पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड हमारे पास होते हैं, पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड, तो हम एक चीज़ देखते हैं क्या उनमें क्रॉस कॉन्जुगेशन कहीं है क्या, डू यू हैव अ क्रॉस कॉन्जुगेशन और नॉट। तो बेसिकली क्रॉस कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है, पहले उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सी, अगर आपने पढ़ा हो 2 टाइप के कॉन्जुगेशन हमारे पास होते हैं, एक जिसको हम कहते हैं एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, एक जिसको हम कहते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। जैसे एक एग्जांपल के साथ स्टार्ट करते हैं, वीडियो लंबा होगा, थोड़ा ध्यान से सुनो। ये ऑक्सीजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाए तो ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, मेरा स्ट्रक्चर बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH विद अ नेगेटिव चार्ज, और लोन पेयर वहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब भी लोन पेयर शिफ्ट होता है तो वहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है, और जहाँ बॉन्ड पाई शिफ्ट हुआ होगा, पाई बॉन्ड, वहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा। अच्छा, इसके बाद मान लो अगर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाए तो ये पाई बॉन्ड यहाँ चला जाएगा,
तो यू विल बी हैविंग CH2 विद अ नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव। आप अगर एक चीज ऑब्जर्व करो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही सिंगल डायरेक्शन में है, इसको हम कहते हैं एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। क्या कहते हैं इसको? एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए कल को एक ऐसा चीज हो जाए, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होने की कोशिश करे, तो यहाँ का ये पाई बॉन्ड, जो ये पाई बॉन्ड, तो यहाँ का पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और जो मुझे स्ट्रक्चर मिलेगा वो मिलेगा ऑक्सीजन। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, देखो ऑलरेडी 2 थे, और ये पाई बॉन्ड टूट के वहाँ चला जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, इस तरीके का मेरा स्ट्रक्चर बनेगा ऐसे। यहाँ पे यहाँ डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे हो गया डबल बॉन्ड। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में हुआ? सर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आप देखो तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ये डायरेक्शन में ऑक्सीजन की तरफ हुआ, राइट। अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होने की कोशिश करेगा, तो मेरा अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगा, अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑक्सीजन, यहाँ पे विद नेगेटिव चार्ज 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इससे आगे नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ बीच में sp3 हाइब्रिड कार्बन है। आई होप आपने देखा ये sp3 हाइब्रिड कार्बन है क्योंकि उसने डबल बॉन्ड नहीं बनाया हुआ। अगर आप नोटिस करो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी भी इस डायरेक्शन में था, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी भी इस डायरेक्शन में था। जब कॉन्जुगेशन में जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हो और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही तरह से टक टक टक, जैसे ये इधर गया, ये इधर आया, ये इधर आ जाएगा, देखो ऐसे बना सकता हूँ मैं इसको, या चलो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओवरऑल हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इस तरीके से, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करने लगेंगे हम ऐसे करेंगे, देखो अगर ये यहाँ चला जाएगा टक, तो ये यहाँ आ जाएगा टक, ये यहाँ जाएगा। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में है, हम उसको कहते हैं एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। क्या कहेंगे उसको? एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। आई होप आपको मुझे यहाँ सेकंड डायग्राम में बना के देने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया। लेकिन अगर इस मॉलिक्यूल को देखा जाए, लोन पेयर बीच में है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब एक बार या तो लोन पेयर मान लो अगर ये यहाँ चला जाए, कॉन्जुगेशन का हिस्सा होने चला जाए, तो मेरा स्ट्रक्चर क्या बनेगा? तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, मेरा स्ट्रक्चर बनेगा CH2 विद अ नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर यहाँ हो जाएगा क्योंकि पाई बॉन्ड टूट के वहाँ जा रहा है, यहाँ पर हो जाएगा CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक लोन पेयर विद अ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, डबल बॉन्ड CH2। या तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाता तो मेरा यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड ऑक्सीजन विद अ पॉजिटिव चार्ज, सिर्फ एक लोन पेयर डबल बॉन्ड CH, यहाँ का लोन पेयर फिर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, एक पाई बॉन्ड, सॉरी मैं लोन पेयर कह रहा हूँ बार बार, विद अ नेगेटिव चार्ज यहाँ। देखो एक चीज नोटिस करो, क्रॉस नहीं हो रहा है, या तो एक बार फ्लो यहाँ हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, या तो फ्लो एक बार यहाँ। अगर आप डाइपोल फॉर्मेशन भी देखो, या तो एक बार पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ बन रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव वहाँ बन रहा है, जो यहाँ नहीं हो रहा था, यहाँ टक 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 एक डायरेक्शन में चल रहा था, यहाँ पे नहीं हो रहा। तो इसको हम कहते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन, क्रॉस कॉन्जुगेशन, और इसको हम कहते हैं एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। आई होप आपको ये लॉजिक अब समझ में, देखो कितना बेसिक्स पढ़ाना पड़ता है, मुझे समझाना ये था, और उसके लिए मुझे पहले क्रॉस एंड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन समझाना पड़ रहा है। समझ में आया? अच्छा, यहाँ क्लियर नहीं हुआ होगा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये एग्जांपल है, अगर मैं ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनाऊं इस तरीके से, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐसा, यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए क्रॉस कॉन्जुगेशन। देखो क्रॉस कॉन्जुगेशन को समझने का तरीका, अगर A कॉन्जुगेशन में है B के साथ, अगर B कॉन्जुगेशन में है C के साथ, और A और C आपस में कॉन्जुगेशन में नहीं है, हम उसे कहते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। मतलब सर देखो, अगर ये डबल बॉन्ड को आप A मानते हो, इस डबल बॉन्ड को आप B मानते हो, इस डबल बॉन्ड को आप C मानते हो, क्या A और B कॉन्जुगेशन में है? जी हाँ है। कैसे पता चला A और B कॉन्जुगेशन में? सिंपल सा फंडा, देखो यहाँ से समझना, लोन पेयर लोन पेयर। अगर ये पाई बॉन्ड अगर मान लीजिए कल को यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो जाए, तो ये डबल बॉन्ड छूट के यहाँ आ जाएगा, और मेरा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा CH2, यहाँ पर ऐसे इस तरीके से बनाता हूँ, CH2 पॉजिटिव चार्ज बनेगा, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड यहाँ कार्बन, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 विद नेगेटिव चार्ज, यहाँ कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, ये अभी भी वैसे का वैसा ही रहेगा। लॉजिक समझा? तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो कहाँ हो रहा है, दूसरे स्ट्रक्चर में
मान लीजिए 1 2 3 4 5 1 2 2 नॉर्मल ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर उसने डबल बॉन्ड बनाया है, अगर ये पाई बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाए तो इस पाई बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट होना पड़ेगा। मेरा अगला जो स्ट्रक्चर यहाँ बनेगा, इस साइड में कुछ नहीं होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ कार्बन, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 विद नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ पर आपका CH2 आएगा विद पॉजिटिव चार्ज। देखो फिर वही बात है, एक बार पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ बना, एक बार पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ बना, मतलब ये मॉलिक्यूल क्या दिखा रहा है, क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो क्रॉस कॉन्जुगेशन को पहचानना कैसे? देखो डबल सिंगल डबल, या ऐसे एक डबल बॉन्ड और दूसरे डबल बॉन्ड के बीच में डबल सिंगल फिर सिंगल फिर डबल। आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आया। ये इसके साथ कॉन्जुगेशन कर सकता है, ये इसके साथ पर ये दोनों आपस में कॉन्जुगेशन नहीं कर सकते। यानी कॉन्जुगेशन या तो एक डायरेक्शन में होगी या तो कॉन्जुगेशन एक डायरेक्शन में होगी। यहाँ अगर आप देखो कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन हो सकती थी। अगर इसने देखो, अगर इसने यहाँ लाया और इसने यहाँ लाया, ये फर्दर आगे जा सकता था। डिफरेंस समझ रहे हैं? लोन पर यहाँ पर आया तो ये यहाँ शिफ्ट हुआ, पर ये आगे भी तो जा सकता था ना, कंटिन्यूअस, इसलिए एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। अगर आप यहाँ देखो, ये अगर ये साइड में गया तो ये साइड में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, अगर ये साइड में आया तो ये साइड में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, जबकि यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है। अगर ये सिस्टम A है, ये सिस्टम B है, ये सिस्टम अगर C है, तो B C के साथ भी कॉन्जुगेशन में है, B A के साथ भी कॉन्जुगेशन में है, पर A और C का आपस में कोई लेना देना नहीं है। आई होप आपको क्रॉस कॉन्जुगेशन समझ में आया होगा। क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं ये भला, क्यों फालतू में ले रहा हूँ यहाँ समझाने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, CSI और नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हायर एजुकेशन में पढ़ रहे हो तो, या आप MSc कर रहे हो तो। सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हो जाती है, जब आप यहाँ देखोगे ये पाई बॉन्ड डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, देखो ये बाहर के जो पेरीफेरी के पाई बॉन्ड हैं वो कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन में दिख रहे हैं। लेकिन अगर आपको ये सच में अगर कॉन्जुगेशन है तो ये कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड होना चाहिए था। देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये देखो ये कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। डबल सिंगल का साइकिल कॉन्जुगेशन है। इस साइकिल में देखो ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, डबल सिंगल सिंगल डबल, नॉट डन, यहाँ कॉन्जुगेशन कंप्लीट नहीं है। अगर यहाँ देखो तो डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल सिंगल, कंप्लीट कॉन्जुगेशन उस साइकिल में नहीं हुआ है। अगर यहाँ देखो तो डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल सिंगल, यहाँ मतलब कहने की बात ये है, ऐसा लग रहा है कि ये जो पाई बॉन्ड है वो यूजलेस है। ये पाई बॉन्ड कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन बना रहे हैं। देखो कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन मतलब वो हम बोलते हैं ना, एक दूसरे को टपली मारते 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 आ सकता है। तो बीच वाला बैठा है वो सिर्फ एक साइकिल में कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन दिखा सकता है, दूसरी साइकिल में कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन नहीं दिखा रहा है, मतलब वो नॉन हक्कल है, हम उसे काउंट नहीं करेंगे। देखो रेड में अलग बनाए, देखो यहाँ अगर बॉन्ड बन जाता, यहाँ बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ, देखो कितना मस्त, इसका क्या ही लेना देना है, तो वो नॉन हक्कल है। और नॉन हक्कल वाले बॉन्ड कौन से होते हैं, जो क्रॉस कॉन्जुगेशन में होते हैं। आई होप क्रॉस कॉन्जुगेशन अब आपको समझ में आई होगी, क्लियर हो चुका है। अच्छा यहाँ देखिए ये स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर लग रहा है, बस मैंने यहाँ से ऐसे यहाँ से ऐसे कर दिया। इस स्ट्रक्चर में भी वही बात है, जो बीच वाला इलेक्ट्रॉन है क्या ये काउंट किया जाएगा? नहीं। कैसे नहीं किया जाएगा? देखो इस साइकिल में कॉन्जुगेशन दिखा रहा है डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, इस साइकिल में दिखा रहा है डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, क्या ऊपर वाली साइकिल में दिखा रहा है क्या? नहीं। डबल बॉन्ड सिंगल सिंगल डबल सिंगल सिंगल डबल, नहीं, तो ये बॉन्ड किसी काम का नहीं है। पर क्या बाकी के इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन दिखा रहे हैं? देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, अरे वाह, तो सिर्फ पेरीफेरी काउंट की जाएगी। तो कल को अगर मैं आपसे पूछूं ये पायरीन के स्ट्रक्चर में क्या ये एरोमेटिक प्लेनार है, पर एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है? अगर नॉर्मल देखते, इसको काउंट करके लेते तो 1 2 3 4 5 6 7 8, नॉर्मली कोई भी इंसान 8 पाई बॉन्ड कहता है ना, 2 2 4 5 6 7, ये 2 ऐसे 2 2 4 5 6 8 8 बॉन्ड 8 है, तो 8 बॉन्ड का मतलब कितना हो गया? 16 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये तो एंटी एरोमेटिक हो जाता है ना, 16 इलेक्ट्रॉन मतलब 4 के टेबल में आता ना, 4 4 जा 16, 4 तो 16, तो एंटी एरोमेटिक हो जाता। वो तो थैंक्स गॉड हम इस इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करते। अब कितने हो गए? 1 2
3 4 5 6 7 7 पाई बॉन्ड है। 7 पाई बॉन्ड तो 8 हैं, लेकिन ये पाई बॉन्ड हक्कल वाले पाई बॉन्ड सिर्फ कितने हैं? 7 हैं। इसीलिए यहाँ पे 7 2 जा 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि 4n+2 में अगर मैं डालूँ 4 4 जा 16 या 4 3 जा 12 13 14 n का वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करने पे आता है, इसलिए ये एरोमेटिक कहलाएगा, एंटी एरोमेटिक नहीं कहलाएगा। समझ में आया कैसे हम पायरीन में जाते हैं? भैया इस वीडियो में बहुत कुछ सिखा दिया है, मतलब एक्सटेंडेड क्रॉस कॉन्जुगेशन, पायरीन का स्ट्रक्चर, ये सारे स्ट्रक्चर, इमिडाजोल, फ्यूरेन, पायरोल, पिरिडीन, ये सब आपको सिखा दिया। तो काफ़ी लेंथी, काफ़ी पावर पैक वीडियो रहा है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आप ये सब पढ़ के आओगे। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर जरूर करना। आप लोग शेयर नहीं करते यार, ये बड़ी तकलीफ वाली बात होती है, पता नहीं क्यों शेयर नहीं करते, क्या शर्म आती है। बट ये काफ़ी बढ़िया वीडियो था, काफ़ी अच्छा मैंने यहाँ पे बता दिया आप लोगों को। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन समझ में आया होगा। आई होप ये भी आपको समझ। क्या ये मॉलिक्यूल, ये जो मॉलिक्यूल दोनों एक स्ट्रक्चर है, दोनों एक ही, क्या ये क्रॉस कॉन्जुगेशन दिखा रहा है कि एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन दिखा रहा है? हमेशा याद रखना, कहीं पर भी अगर 2 डबल बॉन्ड है और उनके बीच में अगर कहीं डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का आ जाता है तो वो क्रॉस कॉन्जुगेशन ही दिखाएगा, वो क्रॉस कॉन्जुगेशन का पार्ट है। कैसे? देखो, या तो ये लोन पेयर अगर ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो मेरा स्ट्रक्चर क्या बनेगा? ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव चार्ज, इस तरीके से यहाँ पर यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये डबल बॉन्ड को कुछ नहीं हुआ क्योंकि ये तो वहाँ जा नहीं सकता। इस वाले केस में अगर आप देखो, इस वाले केस में ये स्ट्रक्चर में जैसे ये यहाँ गया और ये यहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बना, तो ये उसकी मदद करने आ गया, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने ये नहीं आ सकता, इस डबल बॉन्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ा, पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ बना। ऑन दी कॉन्ट्ररी अगर मान लीजिए ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता तो ये वापस चला जाता ऊपर, तो मेरा जो स्ट्रक्चर बनता तो कुछ ऐसा बनता, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 विद नेगेटिव चार्ज, ऐसा बनता। यहाँ डबल बॉन्ड शिफ्ट होता, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता, ये डबल बॉन्ड को कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब एक बार आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, यहाँ से वहाँ, और एक बार आपके इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, क्रॉस कॉन्जुगेशन। या क्रॉस कॉन्जुगेशन को समझने का एक और तरीका होता है, एक साइड के डबल बॉन्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ता और दूसरे साइड पे फर्क पड़ रहा है, और फिर उल्टा हो जाएगा, वाइस वर्सा, जैसे यहाँ हो रहा था। ये सिस्टम पे जब असर पड़ रहा था तो ये सिस्टम पे कुछ फर्क नहीं पड़ा, और जब इस सिस्टम पे असर पड़ रहा था, ये दोनों खेल रहे थे आपस में, तो ये सिस्टम न्यूट्रल था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। क्रॉस कॉन्जुगेशन। आई होप लॉजिक समझ में आया, और आई होप आपको स्टाइरिन भी समझ में आया। और ये जो दूसरा मॉलिक्यूल मैंने दिया हुआ है, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस मॉलिक्यूल को पूछा जाता है, जो ऊपर आपको दिख रहा होगा ये, तो ये याद रखना। ये अब यहाँ इसकी भी बता दो, एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है, इसको तो काउंट करेंगे नहीं, नॉन एरोमेटिक तो होगा नहीं, या तो एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक, जो प्लेनार है। तो 1 2 3 4 5 6 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं, वैसे तो 7 हैं, पर हम 6 पाई बॉन्ड कौन से हैं? हक्कल वाले। तो 6 दूनी 12, 12 पाई इलेक्ट्रॉन है, 12 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब 4 3 जा 12, मतलब ये हो गया ये एंटी एरोमेटिक। 4 के टेबल में अगर कुछ भी आया तो एंटी एरोमेटिक, और +2 -2 में आया तो एरोमेटिक, इतना याद रखना। तो फॉर्मूला भी हमने बनाया ना 4n+2, तो ये याद रखना। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल्स को लेना। मैं इसमें एक और लॉजिक टॉपिक आता है जिसको एमओटी कहा जाता है, फ्रॉस्ट डायग्राम आता है, सर्कल फ्रॉस्ट डायग्राम। मैं उसको अभी नहीं ले रहा हूँ, हम पहले डायरेक्ट अभी स्ट्रक्चर्स पे जा रहे हैं, अलग अलग एग्जाम्पल्स लेंगे। उसके बाद लास्ट वीडियो जो होगा वो फ्रॉस्ट डायग्राम या एमओटी वगैरह जो हम होता है वो एरोमेटिक का, वो हम लास्ट में लेंगे। वो CSIR नेट वगैरह में काफ़ी यूजफुल होता है, बाकी के आई डिजाइन या BHU या बाकी के जो MSc एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उसमें वो सब पूछा नहीं जाता। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।